हेलो कमर्शियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूं बीएसटी के चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। देखिए बच्चा, आपके मेन दो पेपर अब बचे हुए हैं, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स। अगर आप लोगों ने अभी भी बीएसटी में कुछ कवर अप नहीं किया है तो एक चैप्टर का जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की नॉलेज है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। और यहां पर मैं पूरी चैप्टर वाइज चैप्टर वन शॉर्ट रिवीजन की सीरीज आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट ना हो सके। आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, जैसा कि आपने देखा है चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसको रेफर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम लोग क्विक रिवीजन के थ्रू देखिए, क्योंकि आपको भी पता है अननेसेसरी लंबी वीडियो डालने का कोई बेनिफिट नहीं है कि 1-1.5 घंटे की मैं चैप्टर वाइज वीडियो डालूं, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन चैप्टर को कवर किया जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैं आपके लिए लेके आया क्विक रिवीजन, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनके अंदर क्या क्या मेन हेडिंग्स है। देखिए क्यों हेडिंग इंपॉर्टेंट है और क्यों मैं कह रहा हूं कि हेडिंग से ही पढ़ाना सही रहेगा अभी, क्योंकि बच्चा हमको एक चीज ये पता है कि बीएसटी में ज्यादातर क्वेश्चंस केस स्टडी बेस आते हैं और उन केस स्टडी में आपको चीजों को आइडेंटिफाई करके मेन हेडिंग ही लिख के आनी होती है। हेडिंग के अंदर आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, लेकिन वो जो हेडिंग है ना मेन, वहां पर वो नंबर स्कोरिंग है। इसीलिए इन हेडिंग्स के थ्रू जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ट्राई करिए कि एक बार में ही याद हो जाए, दोबारा उसको याद करने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर में। सबसे पहली बात कर रहे हैं बच्चे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर दोज स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एज द गाइडलाइन टू बी टेकिंग मटेरियल एक्शन एंड डिसीजन। बच्चा देखिए, ये कुछ एक ट्रूथ हैं, स्टेटमेंट्स हैं जिनको बार बार बहुत ज्यादा स्कॉलर्स ने डिस्कवर किया है, बहुत बार रिसर्च की, इन पे डीप एनालिसिस किया और फिर कुछ एक जनरल गाइडलाइन है जो प्रोवाइड की है जिससे मैनेजेरियल डिसीजन में हेल्प मिलती है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं है कि एक बार किसी ने बोला हो गया, हर जगह पर ये इंप्लीकेट होते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, तो जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन कैरी करे, अगर मैनेजमेंट का कोई प्रिंसिपल यूनिवर्सली अप्लाइड है तो हम उसको कहेंगे कि वो मैनेजेरियल प्रिंसिपल है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब हर एक जगह, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो प्रिंसिपल काम ना करे। अब ऐसा नहीं है, यूएस के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अलग होंगे, इंडिया के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अलग होंगे, हर जगह सेम ही रहने वाले हैं ये प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा, जनरल गाइडलाइन। एक जनरल गाइडलाइन है कि इस सिचुएशन में आपको ऐसे डिसीजन लेना चाहिए, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको ऐसे इस कंडीशन से बाहर निकल के ये डिसीजंस लेने हैं। फिर इवेल्युएशनरी फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। और ये जितने भी प्रिंसिपल हैं, ऐसे नहीं मन में आया किसी ने सोचा बोल दिया ये प्रिंसिपल बन गया, नहीं, इनके पीछे बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए, बार बार प्रैक्टिस की गई और फिर एक निष्कर्ष निकाला गया कि हाँ, हर बार इन सिचुएशन में जब ऐसे डील करते हैं तो एक ये रिजल्ट निकल के आता है। अब जैसे आपको पता है कि भाई H2O इज इक्वल टू वाटर होता है, वो यूनिवर्सली हर जगह सेम है ना, वैसे यहां पर ये डिस्कवरी कैसे हुई कि H के 2 O का 1, तब कहीं जाके पानी मिलेगा। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हुए, सेम इस तरीके से यहां पर भी है। फिर बच्चा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं फ्लेक्सिबल। जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल रिजिड होते हैं कि नहीं यही करना है। अब जैसे मैथ में आपने पढ़ रखा है बॉन्ड मास का रूल, तो आपको उसी सीक्वेंस में चीजों को सॉल्व करना होता है। पर यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मैनेजेरियल प्रिंसिपल, मैनेजमेंट या मैनेजर अपनी कन्वीनियंसी या अपनी सिचुएशन के अनुसार यूज करता है और साथ ही साथ उनको इंप्लीकेट करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत है बच्चा? फिर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और जितने भी ये प्रिंसिपल हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब कॉज एंड इफेक्ट का कुछ कारण है और उसको करोगे तो उसका कोई प्रभाव दिखेगा। जैसे आपके घर वाले आपको ऐसे बिना बात के नहीं डांटते होंगे, आपने कुछ हरामखोरी करी होगी तभी आपको डांट पड़े ना। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज क्या था मक्कारी, इफेक्ट क्या है डांट पड़ना। वैसे यहां पर है कि कुछ कारण हुआ होगा तो आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। और फिर है बच्चे कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब आप ये समझिए कि सेम किसी सिचुएशन पर निर्भर होना। हर प्रिंसिपल ऐसा नहीं कि हर जगह लगेगा, एक डिफरेंट सिचुएशन, एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, उस पर ही ये प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वह कॉन्टीजेंट है बच्चा। आगे देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स द मैनेजर to providing a manager with useful insight, और
अगर हम बात करें इनके सिग्निफिकेंट की, तो सबसे पहला ये मैनेजर को क्या हेल्प करते हैं, एक यूजफुल इनसाइट प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को, जिससे मैनेजर अपने डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियरिटी ला सकता है। फिर क्या कह रहा है बच्चा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और इन प्रिंसिपल्स को यूज करने के बाद हम अपनी रिसोर्सेज की वेस्टेज में भी बहुत ज्यादा कमी कर लेते हैं और हमारी रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज होती है। फिर साइंटिफिक डिसीजन, अब ऐसा नहीं कि कोई बांगड़ू पने वाला डिसीजन हो, हम ऐसे नहीं वैसे करके दिखा, नहीं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो भी डिसीजन निकलेगा वो बहुत नपा तुला और साइंटिफिक डिसीजन कहलाने वाला है। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चा, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को रेगुलरली फॉलो करते जा रहे हैं तो क्या हेल्प करेगा, इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को इजीली एक्वायर कर लिया जाए। फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपकी व्यवस्था है मैनेजमेंट की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस इंक्लूड करने वाले हैं। फिर बच्चा हमारे पास है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी एक ट्रेनिंग मिलती है, एक ज्ञान होता है कि किस सिचुएशन में, कैसी परिस्थितियों में क्या क्या डिसीजन लेने हैं। कभी कभी आप लोग किसी सिचुएशन में अगर फंस जाते तो आपके हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, अब क्या करें। सोचो तुम अचानक से जा रहे हो, तुम्हें 25-30 लड़के घेर ले, अब तुम सोचने लोगे यार ये क्या होगा, अब कैसे बचूंगा, है नहीं, मैं ऐसे वैसे। वहीं एक बहुत लोफर लड़का है, उसकी आए दिन लड़ाई होती रहती है, वो कहीं जा रहा था, अचानक उसे 25 लड़कों ने घेर लिया। अब वो इस कंडीशन को बहुत बार पहले भी फेस कर चुका है, तो मतलब वो इस सिचुएशन में जानता है कि उसे क्या डिसीजन लेना है। उसने सीधा हाथ पैर जोड़ लिया, भैया यार मारो, गलती हो गई, और अगली बार जैसे वो मिला फिर उन्होंने मान लिया, आप लोग अकड़ने लगे, पिट के घर वापस आ गए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल यही सिखाता है, आपको एजुकेट करता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है, परिस्थितियों को सोच समझ के नाप तोल के डिसीजन लेना है। चलिए बच्चा, अब हम बात करें अगर फ्योल बाबा के दिए हुए प्रिंसिपल की। हेनरी फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए हैं, एक एक करके उन प्रिंसिपल को समझा रहा हूं, ट्राई करना कि अभी दिमाग में बैठ जाए विद एग्जाम्पल। पहला प्रिंसिपल है बच्चे डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए सिंपल सा है, इन्होंने कहा कि कोई भी काम पूरा का पूरा एक पर्सन पे मत थोपो, उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके पूरे एक लोगों में बांट दो। इससे क्या होगा, लोगों के ऊपर वर्क का प्रेशर कम होगा, और साथ ही साथ पूरा काम एक आदमी करे तो उसमें वो हो सकता है कि गुड़ गोबर कर दे, पर सब अपने अपने टास्क को करेंगे तो एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा कि आप अपने ही कार्य पे फोकस रहेंगे और उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करके दिखा सकते हैं। फिर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मैच और बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी कम से कम आपको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं हम जिम्मेदारी, और अगर मैं बात करूं अथॉरिटी की तो इसको कहते हैं पावर टू टेक डिसीजन। आपको डिसीजन लेने का अधिकार है। सोचो तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है, अब पापा ने तुम्हें कहा कि बउआ इस साल तुम इसको पढ़ाओगे घर पे और इसे पास कराओगे। अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि तुम्हें अपने छोटे भाई को पढ़ाना है और पास कराना है, और साथ ही साथ तुमको अथॉरिटी भी मिली कि अगर ये ना पढ़े तो तुम इसके कान टाइट करके 4 चट्टू लगा सकते हो। अब क्या है, तुम इसका गलत यूज करोगे, वो कुछ भी करे, बड़ा हमसे एक कान के नीचे लिख दिया, पढ़ाने से पहले उसको 25-30 थप्पड़ मार दिए, अब पढ़ाने बैठ रहो। कभी भी एक्स्ट्रा नहीं मिलनी चाहिए। पापा ने इसीलिए कहा जब तुम पढ़ा रहे हो तब, उसके अलावा तुम हाथ नहीं लगाओगे उसको। समझ आ रही बात है नहीं, कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है। इसी को कहा गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को पावर दे दो और कोई जिम्मेदारी ना दो तो वो भी पावर का गलत यूज करता है, और किसी को जिम्मेदारी दे दो और पावर ना दो तो वो अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं करा पाता। सोचो एग्जांपल लीजिए कि मेरा कोई कंपनी है, उसमें एक मैनेजर है मिस्टर एक्स। मैंने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं, मेरे आने तक आप यहां पर ये 500 पीस बना के रखिएगा। अब मैं तो बाहर चला गया, उन्हें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गया कि यहां पर 500 पीस बने होने चाहिए, पर मैंने उन्हें अथॉरिटी नहीं दी कि आप अगर रॉ मटेरियल खत्म हो जाए तो और ऑर्डर करके मंगवा लीजिएगा। आप 300 पीस के बाद मटेरियल खत्म। अब मिस्टर एक्स ऐसे बैठे हैं और लेबर सब ऐसे खड़ी है। हम आए, क्या हुआ, कहते सर माल खत्म हो गया था। हमने कहा भाई मंगा लेते, तो वो कह रहे हमसे किसी ने कहा ही नहीं, भागा। तो कोई फायदा है ऐसे में?
हमको कह के, गलती मेरी है यहाँ, मुझे उससे कह के जाना चाहिए कि अगर माल खत्म हो जाए तो और मंगा लेना, तुम्हारे पास पावर है। मैनेजर सोच रहा है यार इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पावर नहीं दी, अगर हमने माल मंगा लिया कहीं मालिक आके हमको फायर ना कर दे। इसी को कहा जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डिसिप्लिन, बच्चा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा रूल होता है डिसिप्लिन। क्यों कंपनियां फोकस करती हैं कि आप 9 बजे एंट्री करेंगे ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 9-10 तक सभी इंप्लॉय आएंगे, उसके बाद आए तो लेट लगेगी, और 3 लेट पे 1 छुट्टी कम हो जाएगी। हाँ या ना? होता है या नहीं होता है? ये इसलिए कि एक डिसिप्लिन, एक डेकोरम जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंटेन रहे। अगर कंपनी यहां पर रिजिड हो जाएगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, तो जब एम्प्लॉय का मन कर रहा तब आ रहा, कोई 12 बजे से बैठते चल, कोई 1 बजे अरे टाइम हो गया तो पता ही नहीं चला, उठ के चले जा रहे। बिना डिसिप्लिन के कुछ हो पाएगा? जरा देखिए क्या कह रहा है। रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विच आर डायरेक्टेड एट अचीविंग ओबीडियंस, अप्लाइंग फुल एनर्जी फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पहली चीज, आप ओबीडियंट रहेंगे उस एग्रीमेंट के प्रति जो आपने कंपनी के साथ साइन किया है, और आप पूरा डेडिकेशन दिखाने वाले हैं कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है? अच्छा लग रहा है? फॉलो करो जल्दी से, सब्सक्राइब भी करो। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बहुत गलत बात है। एक छोटा सा मोटिवेशन तुमसे मांगते हैं कि सब्सक्राइब कर दो, और तुम लोग वो भी नहीं करते हो। देखो करो सब्सक्राइब। हाँ, यूनिटी ऑफ कमांड, चौथा प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कह रहा है जरा? ऑर्डर और कमांड फ्रॉम अ सिंगल बॉस, एक बार में एक ही बॉस एक सुबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे। अगर एक सुबॉर्डिनेट को सेम टाइम पर डिफरेंट बॉसेस से मल्टीपल ऑर्डर मिलेंगे तो बेचारी नन्ही सी जान सोचेगा कि मैं किसका ऑर्डर पहले करूं और किसका बाद में करूं। और यहां पर एक क्रियोस भी क्रिएट हो सकता है कि एक बॉस को लग रहा है कि बताओ उसका फलाने का पहले कर रहा है, दूसरे को लग रहा है बताओ उसका पहले कर रहा है, और यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट की भावना उत्पन्न होगी, जिससे सुबॉर्डिनेट बहुत ज्यादा परेशान होगा और वो काम छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए एक बार में एक ही ऑर्डर देगा कोई भी बॉस हो चाहे। क्लियर है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो इसको मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूं, 1 टीम 1 लीडर। हर टीम का एक ही लीडर हो, अगर एक से ज्यादा लीडर होंगे तो वो अपना ज्ञान देगा और वो अपना ज्ञान देगा, जिसके कारण टीम सरवाइव नहीं कर पाएगी। ज्यादातर सेक्रीफाइस टीम को करना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है 1 लीडर 1 टीम। डिफरेंट लीडर्स नहीं हो सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें बीजेपी की, तो इस बीजेपी में सबसे बड़े लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर वो कहते हैं तो फिर वो सबको मानना है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, कोई भी, सबको उनकी बात माननी पड़ेगी। 1 टीम 1 लीडर। बीजेपी एक टीम है और उसका एक लीडर है। अब सोचो अमित शाह कुछ और कह रहा है, मोदी जी कुछ और कह रहा है, उधर राजनाथ, हम इसकी निंदा करते हैं तो क्या कोई डिसीजन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्लियर है, 1 टीम 1 लीडर, इसको कहा जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बच्चे इन दोनों में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें एक बॉस एक बार में एक सुबॉर्डिनेट को ऑर्डर देगा, और यहां एक लीडर ही है जो पूरी टीम को हैंडल करेगा। अगर डिफरेंट लीडर अपने आप को बनने लगे तो एक क्रियोस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? फिर 5 पॉइंट रीड कर लिए, जल्दी से बताओ, एक बार रिवीजन लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर आता है सुबॉर्डिनेट ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बच्चा जब भी कोई कंपनी में काम करने आता है तो उस सुबॉर्डिनेट का सबसे पहली एक मानसिकता ये होती है कि हर कोई लेबर की, हर कोई एम्प्लॉय की है कि उसकी कंपनी उसे निचोड़ रही है, जितना वो डिजर्व करता उतना उसे नहीं दे रही है। ऐसे में एक सिंपल सी अप्रोच आती है, क्या कि हमें सबसे पहले उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना है जनरल इंटरेस्ट में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल में। अब हर एम्प्लॉय क्या चाहता है? वो ज्यादा से ज्यादा सैलरी कमाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, है या नहीं? एक अच्छा वर्किंग कंडीशन हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? जब कंपनी ज्यादा कमाएगी तो वो जाहिर सी बात है अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा देगी। अगर ये चीज हम एम्प्लॉयज के दिमाग में डाल दें कि जितना आप हार्डवर्क करोगे कंपनी उतनी ग्रो करेगी, और जितनी कंपनी ग्रो करेगी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि जनरल इंटरेस्ट कन्वर्ट हो, सॉरी, पर्सनल इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा जनरल इंटरेस्ट में। वो यहां कह रहा है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अपने अकेले के इंटरेस्ट के ऊपर हमें ऑर्गेनाइजेशन को रखना है।
खुद की इच्छाओं के ऊपर हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को रखना है। अपने गोल से पहले हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में सोचना चाहिए। फिर आता है बच्चे हमारे पास 7, रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन को एक फेयर रेम्यूनरेशन मिलना बहुत जरूरी है। फेयर और एडुकेट वेज टू द वर्कर। इस प्रिंसिपल में यही बताया जाता है कि जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, उस लेवल के अनुसार उनको जेन्युइन वेज मिलनी चाहिए। कोई दिक्कत है? फिर आता है बच्चे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एट डिफरेंट लेवल। याद रखना, कभी कभी यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बेटर और सेंट्रलाइजेशन, तो आप आंसर कीजिए कि आपके अनुसार आपके पॉइंट से क्या होना चाहिए। तो आप लिख के आइएगा, नीदर होल सेंट्रलाइज नॉर होल डिसेंट्रलाइज इज गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंटर, पूरी की पूरी पावर एक हैंड में रिजर्व रहेगी, हर एक डिसीजन वही लेगा। कुछ कुछ फैमिली में होता है पिताजी बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप के होते हैं, उनकी बिना परमिशन के घर में खाना तक किसी को सर्व नहीं हो सकता है। जब वो आएंगे, हाँ चलो खाना लगाओ, सब खाना खाएंगे और जितने बजे पिताजी का मन होगा उतने बजे ही सब खाएंगे। कभी कभी होता है ना, पुरानी मूवी में आपने देखा होगा एक बहुत बुजुर्ग ऐसे खट्टर खड़ूस टाइप के होते हैं, वो सेंट्रलाइज हैं, हर एक डिसीजन वो लेंगे, उनके डिसीजन के बिना तो घर में एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। वो सेंट्रलाइजेशन है। अच्छा, कुछ कुछ बहुत मॉडर्न है। तुम्हें क्या करना है, हम पैसा लगाने वाले, सारे डिसीजन तुम लो, अपनी जिंदगी के डिसीजन तुम खुद लो। पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज में, है या नहीं? इसको कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन। पर पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे आज के समय में पेरेंट बिल्कुल बच्चों को छोड़ देते हैं, तो उससे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही जरूरी है। जब बात हो स्टिकनेस की, जब बात हो मक्कारी करने में पाए जाने की, तो पेरेंट्स को स्टिक भी होना चाहिए, और जब बात हो प्यार मोहब्बत की, तो बच्चों के साथ पेरेंट्स को लाड दुलाल भी दिखाना चाहिए। ये नहीं कि नंबर कमाए तो मार बेल्ट निकाली और मार मार के काले से एकदम नीला कर डाला। नंबर कमाकर आप उसको यहाँ प्यार से समझाओ। कभी कभी सेंट्रलाइज, और हर सिचुएशन के अनुसार कहाँ सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है और कहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की, इसकी बात इस प्रिंसिपल में होती है। फिर आता है बच्चे स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी टू बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए और उसके अनुसार आप बात करेंगे। अब आपको स्कूल की बात करें हम, जैसे आपको स्कूल से घर जाना है, तो क्या सीधा बैग उठाया मुंह उठाया चले? नहीं, आप जाते हैं किसके पास? अपनी क्लास टीचर के पास। क्लास टीचर भेजती है आपको किसके पास? रिसेप्शन पे। रिसेप्शन भेजता है आपको प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल से आप बात करते हैं, फिर प्रिंसिपल रिसेप्शन को कहता है कि हाँ भाई इनको छुट्टी दे दो, इनकी तबीयत सीरियस है, या इनके घर पे फोन कर दो। फिर घर से कोई आता है, वो आते हैं कहाँ? गेट पे। गेटमैन ऑफिस में जाता है, आपको लेके गेट पे आता है, फिर आपके पेरेंट्स को हैंड ओवर करता है और फिर आप कहीं घर आते हैं। एक पूरा प्रोसेस है। इसी को कहा जाता है स्केलर चेन, कि एक के बाद एक के बाद एक। अब जैसे अगर प्रोडक्शन मैनेजर को बात करनी है सेल मैनेजर से, तो वो सीधा जाके नहीं मिलेगा, एक पूरा सीक्वेंस होगा, उसके थ्रू जाकर मुलाकात होगी। पर स्केलर चेन कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, तो इसीलिए स्केलर चेन के अंदर ही एक आया गैंग प्लैंक। क्या आया? क्योंकि स्केलर चेन से कभी कभी डिले इन डिसीजन हो जाता था। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 4 लोग हैं, ए टॉप पे है, बी सी डी ई, ये टोटल 5 लोग हैं। अब सी को ई से बात करनी, तो क्या सी पहले बी के पास जाएगा, बी फिर ए के पास आएगा, ए फिर डी के पास जाएगा, डी फिर ई को उसकी बात कन्वर्ट करेगा। अब कितना डिले इन एक्शन हो गया। तो कभी कभी अगर इमरजेंसी है तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि आप यूज कीजिए गैंग प्लैंक। क्या यूज करेंगे बच्चा? गैंग प्लैंक। इससे क्या होगा कि सेम लेवल वाला सेम लेवल वाले से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चा 10th प्रिंसिपल हमारा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जो चीज जहां रखी जाती है उसको वहीं पर रखे होना चाहिए। हर चीज की एक जगह है, उसको आप वहीं पे रखे। कभी कभी पापा चिल्लाते चला इस घर में कुछ भी कहीं से उठाओ, मिलता ही नहीं है अपनी जगह पे। अब तुम उठाते कहीं से हो, रखते कुछ और हो, तो वहां पर आप वायलेशन करते हैं किसका? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का। सोचो मेरी कंपनी, उसमें एक रजनीकांत स्टाइल कोई इंजीनियर हमने हायर किया। अब वो भाई बहुत ज्यादा इंस्पायर है रजनीकांत से। वो टोपी ऐसे फेंकता है, वो पंखे पे जाके रखी जाती है सीधी। उसके बाद पेचकस ऐसे मारता है, वो दीवार में सामने आके गड़ जाता है। प्लास वो ऐसे मारता है, खूंटी पे इधर पड़ा है। अब उसका ये सारे सामान रखे कहाँ होने चाहिए? एक टूल किट में होने चाहिए। अब जैसे वो उठता है, बटन दबाता है, टोपी खट से सिर पे आगे गिरती है, बढ़िया फुल भौकाल मेंटेन। चलते चलते इधर से प्लास उठाया, ऐसे डाला, फिर उधर से लिया, सीधा ऐसे स्क्रू टाइट करने लगा।
पर सोचो मेरा वो मैनेजर रजनीकांत स्टाइल वाला मर गया, अब एक नया आदमी आया, अब वो बेचारा ढूंढ रहा, भाई साहब टोपी कहाँ है, मुझे साइड पे जाना है। जैसे उन्होंने पंखा भड़ाम से सिर पे आके टोपी लगी, अब वो पेचकस ढूंढ रहा, कहाँ है, पेचकस नहीं मिल के दे रहा, काम डिले इन एक्शन। एक दिन वो टोपी टांगने का पता चला वो खूंटी नहीं पेचकस गड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर कहीं का सामान कहीं रखोगे तो डिले इन एक्शन होगा, टाइम की बर्बादी ज़्यादा होगी, हाँ या ना। तो इसीलिए हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कि टूल किट की जो जगह है सारे टूल आपको वहीं पर ला के रखने हैं और यूज करने के लिए भी वहीं से मिलेंगे। फिर इक्विटी, काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब हर एक एम्प्लॉइज से सेम प्रकार का ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि मैनेजर बहुत ज्यादा समझो हरामखोर टाइप का आदमी है, अब कोई लड़की का हिस्सा मुझे छुट्टी चाहिए, हाँ ले लीजिए ना आप, कोई बात नहीं, आप पेड लीव लीजिए, आपको कंपनी पे भी करेगी, आप 10 दिन बताओ। वहीं कोई लड़का के सर छुट्टी चाहिए थी बहन की शादी, तो एक काम को शाम को शादी है ना, सुबह काम करके जाना, चलो छुट्टी नहीं दे रहा। मतलब अनफेयर या बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी कंपनी में, इसी को कहा जाता है इक्विटी में। फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसमें सलमान खान है, अक्षय कुमार है, मुझसे शादी करोगी, है ना। उसमें क्या होता है, जहां पर सलमान खान रहता है उसके जो किराएदार होते हैं, सॉरी उसका जो मकान मालिक होता है उसको एक अलग प्रकार की बीमारी होती है, वो हर रोज एक नया कैरेक्टर, आज दुग्गल साहब डॉक्टर बने हैं, आज दुग्गल साहब एस्ट्रोलॉजर बने हैं, आज दुग्गल साहब वकील बने। तो अगर आप सेम ऐसे ही अपनी लाइफ में भी डेली प्रोफेशन चेंज करोगे तो क्या कहीं पर सरवाइव कर पाओगे। अब सेम अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट में, सोचो आप एक बैंक में काम कर रहे हो, आज आपको पहले दिन बैठाया कैश काउंटर पे, अब मार आप थूक लगा के कैश गिनने में लगे पड़े। अगले दिन मैनेजर आया ब्रांच में, कहता आज यार तुम लोन डिपार्टमेंट देखो, अब तुम चले गए लोन में। अब तुमने 1.5-2 महीना लोन में घिसा, काम सीखा, अपने दिमाग को कैश से चेंज करके इधर आए। अब कुछ दिन बाद एक काम करो यार, तुम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देख लो, तुम परेशान। तुम्हारा अगर इतना फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होगा तो क्या किसी जगह पर आप खुद स्पेशलाइज फील करा पाएंगे? क्या आप किसी टास्क में खुद को इजीली इंगेज कर पाएंगे? नहीं, आपके लिए डिफरेंट टास्क भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहा है, आपका मन ही नहीं लगेगा फिर यार अभी ये सीखते तो उसमें कर देते, वो सीखते तो उसमें। इसीलिए कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड रोटेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक जगह पर जहां वो काम कर रहा है उसको वहीं पर काम करते रहने देना चाहिए। कोई दिक्कत है? टोटल हमने 12 याद कर लिए, एक बार रिवीजन लेते। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 लीडर 1 टीम, याद रखना है ना। 6 प्रिंसिपल हमारा क्या है बच्चे? सुबॉर्डिनेट ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, 7वां आता है रेम्युनरेशन, 8वां सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, 9th नंबर पे स्केलर चेन, 10th वाले पे ऑर्डर, 11th इक्विटी, 12 स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करने। अब फिर हम बात करते हैं अगर अपने 13th प्रिंसिपल की, तो फिर आता है बच्चे इनिशिएटिव, इनकरेज एम्प्लॉयज टू गिव सजेशन। ये नहीं कि आपने बताया कि यार इसको ऐसे एक आपको पॉलिसी बना दी, आपको ये काम करना है, अब किसी एम्प्लॉय ने आपको सजेशन दी कि सर इसको अगर हम इस तरीके से ना करके इस तरीके से करते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा और बहुत इफेक्टिव वे में हमें रिजल्ट भी मिल जाएंगे। अब मार आपने उसको फायर कर दिया, तुमसे पूछा जितना कह रहे उतना करो, ज्यादा ज्ञान ना फैलो, ऐसे में अगली बार से आदमी मोटिवेटेड ही नहीं होगा, कुछ सजेशन ही नहीं देगा। इनिशिएटिव, अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव आपसे अच्छा कुछ बता रहा है तो उसको इनकरेज करो, अप्रेजल करो कि हाँ भाई वेरी गुड, सबके सजेशन को एडमिट करो, एक्सेप्ट करो, कंसीडर करो और फिर किसी डिसीजन पे पहुंचो। एंड द लास्ट वन इज एस्पिरिट डी कॉप, मतलब एकता की शक्ति, अकेले में हर एक की यही बात समझ गया ना। हाँ, क्या कि जब तक एक साथ संगठन में है तो हम मुर्दी में भी जान डाल सकते हैं। एक कंपनी जो बिल्कुल डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, अगर वहां की लेबर, वहां की रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में एक यूनिटी हो, एक साथ मिलकर वो काम करे, सबका गोल एक हो, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, तो मरी से मरी हुई ऑर्गेनाइजेशन भी बच्चा आसमान छू के दिखा सकती है। और अगर ये चीज नहीं है तो आसमान छूती ऑर्गेनाइजेशन भी धड़ाम से जमीन पे आके गिर सकती है। इसी को कहा जाता है क्या? एस्पिरिट डी कॉप, वर्क विथ टीम स्पिरिट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जैसे भी बात करी थी नहीं है, वैसे यहां पर टीम स्पिरिट, आपको साथ में मिलकर काम करना है, इसको हम कहते हैं टीम स्पिरिट। फिर आता है बच्चा
साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखो इनको दिया था FW टेलर ने, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। किनकी बात हो रही है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, नाम याद रखिएगा, FW टेलर। टेलर ने दिए हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल। कैसे प्रिंसिपल? साइंटिफिक। बच्चा ये टोटल 4 है। पहला बच्चा साइंटिफिक प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक अप्रोच टू एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। बच्चा आपको मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच, एक वैज्ञानिक तार्किक शक्ति से डिसीजन या बात करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि आपके मन में आया एक काम करो यार, तुम शकल से हमको इंटेलिजेंट लग रहे हो, एक काम करो तुम जाओ फाइनेंस डिपार्टमेंट देख लो। वो आया है किस काम के लिए पहले ये देखो, उसकी क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर बेस और आप उसे फाइनेंस का काम दे दे रहे हो, तो क्या वो कर पाएगा? कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी जजमेंट पास करना है, तो उसके लिए पहले आपको एक साइंटिफिक तार्किक क्षमता रखनी जरूरी है। क्या कह रहा है? साइंटिफिक अप्रोच टू एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूं हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नॉट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब टूटना। एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं टूटनी चाहिए। वर्किंग विथ टीम स्पिरिट एंड म्यूचुअल कॉपरेशन। जब भी बात हो तो बात हो कैसी कि हम अकेले नहीं, हम साथ में हैं। टीम इंडिया का एक एक प्लेयर अगर अलग अलग खेलेगा तो कभी नहीं टीम इंडिया को उस स्टैंडर्ड पे पहुंचा पाएगा जिस स्टैंडर्ड पे टीम इंडिया है। वो कैसे है? एकता, संगठन, शक्ति। आपने हमेशा देखा धोनी कप उठाने के बाद एक कोने में जाके खड़े होते थे और वो टीम को ऑफर कर देते। ये यूनिटी दिखाता है, स्पिरिट दिखाता है कि हम सब एक साथ हैं। इसी को कहता है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, टीम स्पिरिट से काम करना। फिर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर हर बुरे वक्त में, हर समय, हर किसी परिस्थिति में ऑर्गेनाइजेशन ने आपका साथ दिया है, कंपनी आपके साथ खड़ी रही है, तो जब कंपनी का बुरा वक्त आए तो कंपनी भी चाहती है, वहां के बोर्ड मेंबर भी चाहते हैं कि बुरे वक्त में उनकी लेबर, उनकी ह्यूमन रिसोर्स भी उसके साथ खड़ी होगी। कैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही सीनियर, सुबॉर्डिनेट, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज इनके बीच में कभी भी एक तरफा रिलेशन नहीं कि आप उम्मीद करो कि ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सब करे, पर जब बात आए कभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका कुछ करने की, तो आप हाथ पोंछ के पीछे खड़े हो जाए, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। ये गलत है। इसी को कहते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्लियर है बात? डाउट है? फॉर एग्जाम्पल समझिए आपकी कोई बड़ी बहन है, आपकी पढ़ाई के लिए उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई, चलो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो खुद जॉब करके आपकी कोचिंग वगैरह की फीसेस दे रही है, जैसे तैसे वो हर बार आपके लिए आपकी बड़ी बहन सेक्रीफाइस करती आई। पर एक बार पापा ने कहा कि यार ये मकान जो है हम दीदी के नाम कर दे, तो आप कह रहे हो क्यों दीदी के नाम कर दोगे, मकान पे हक हमारा है, हम वारिस हैं। तो ऐसे में उसको क्या लगेगा कि मैं हमेशा कोऑपरेट करती रही, लेकिन क्या मेरा ही अधिकार था? इसका नहीं बनता है कि अगर मेरे लिए, भले ही वो ना लेती। इसी को कहा था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या? वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क विद अ कॉपरेशन एंड म्यूचुअली गिव एंड टेक। एक दूसरे के लिए सेम रिलेशन रखना चाहिए और म्यूचुअल एक दूसरे के साथ काम करें। एंड द लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल और वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मतलब कंपनी को भी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम सेमिनार्स कराए, उनको ट्रेनिंग पे भेजे, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करे। इसको कहा जाता है क्या बच्चा? डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। क्लियर है? साइंटिफिक में टोटल 4 प्रिंसिपल है, फिर से बोलो। पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चा इन्होंने ही, किन्होंने? FW टेलर जी ने हमें कुछ साइंटिफिक टेक्निक भी दी। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ 8 फंक्शन एक्सपर्ट टू इंस्ट्रक्ट एंड गाइड एंड ऑब्जर्व द वर्क। इन्होंने कहा कि कम से कम हर कंपनी को 8 फोरमैन, जो सुपरवाइजर के नीचे होते हैं, देखिए सबसे नीचे आई लेबर, लेबर के ऊपर आया फोरमैन, फोरमैन के ऊपर आया सुपरवाइजर, है ना। तो कम से कम कंपनी की में 8 फोरमैन होना जरूरी है जो काम को गाइड करें, देखें और ऑब्जर्व करें। तो सबसे पहला आता है, इससे क्या बेनिफिट होगा? स्टैंडर्डाइजेशन, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी और स्टैंडर्ड बना रहेगा प्रोडक्ट का। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, काम बहुत आसान हो जाएगा कि इस डिपार्टमेंट का ये काम है, इस डिपार्टमेंट का वो काम है। तो मैनेजिंग डिपार्टमेंट में, सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्लानिंग का कोई फोकस नहीं है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में फाइनेंस का कोई बर्डन नहीं है,
सेल डिपार्टमेंट पे मार्केटिंग का कोई बर्डन, सेल डिपार्टमेंट पे प्रोडक्शन का कोई बर्डन नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे मार्केटिंग का कोई बर्डन नहीं। मतलब हर किसी के पास अपना इंडिविजुअल काम होगा और बाकी सारे बर्डनों से वो फ्री रहने वाला है। फिर आती है बच्चा फैटिग स्टडी। क्या टेक्निक कंडक्टेड टू फिक्स अ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखिए फैटिग का मतलब होता है थकान, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो कंपनी को फैटिग स्टडी करनी चाहिए। क्या फैटिग स्टडी में होगा बच्चा, एम्प्लॉय कितनी देर में थक जाते हैं और उन्हें कितनी कितनी देर में कितने देर का ब्रेक चाहिए, मतलब टाइम ऑफ इंटरवल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल दैट एम्प्लॉय नीड टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। 4 घंटे पढ़ने की वजह से आप थक जाते हो, ब्रेक लेते हो नहीं लगते, वैसे कंपनी में 6 घंटे के बाद कंपनी ने कहा कि एक बार लंच ब्रेक होगा, फिर शाम को 6 घंटे के बाद एक टी ब्रेक होगा और फिर थोड़ी देर का काम और फिर घर जा सकते हैं। तो यही डिसाइड करने के लिए हम करते हैं फैटिग स्टडी की कितनी देर बाद एम्प्लॉय थक जाता है और एक छोटा सा नैप, एक छोटा सा ब्रेक उसको पावर बूस्टर का काम करता है, फिर वो सेम एफिशिएंसी से काम करने लग जाता है। फिर आती है बात बच्चे मेथड स्टडी। इसमें क्या होती है, फाइंडिंग द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द जॉब। किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो है जो काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा कर दे। फिर आता है बच्चा टाइम स्टडी टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड एंड एवरेज टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। इसमें हम बात करते हैं किसी भी काम को करने में कितनी देर लगती है और कितना एवरेज टाइम है जो एक इंडिविजुअल ले सकता है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। फिर अगली स्टडी इन्होंने दी बच्चा मोशन स्टडी। इससे क्या होगा, अननेसेसरी जो वेस्टफुल मोशन है, सोचिए कि आपने कपड़े सिलने की एक फैक्ट्री लगाई है, बेसमेंट में सिलाई होती है और 3rd फ्लोर पे उस पर प्रेस होती है। अब क्या होता है, 10 पीस करने के बाद वो जाता है ऊपर, सिलाई करा प्रेस करा के लाता है, फिर नीचे आता है, फिर सिलता है, फिर जाता है। तो ये ऊपर नीचे होने में उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी मोशन स्टडी को कम करने का आपने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर पे जहां पर अभी कपड़ा सिल रहा, कटने के बाद सीधा इधर फेंका, यहां पर उस पर प्रेस हो गई, प्रेस को नीचे शिफ्ट कर दिया। इसी में कहा जाता है मोशन स्टडी के जो वेस्टफुल मूवमेंट है उसको किस तरीके से कट किया जा सकता है। फिर आती है बात बच्चे वर्क स्टडी टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। इसमें हम बात करते हैं वर्क की स्टडी की, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। इसमें एक एक चीज की कॉस्ट की कैलकुलेशन करी जाती है। अब देखो बच्चा, होता क्या है, हर लेबर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। अगर आपने किसी को सैलरी बेस पे रख दिया तो फिर उसके अंदर काम करने की इच्छा मर जाएगी कि हमें महीने का महीने पैसा तो मिल ही रहा है, इससे ज्यादा हम काम क्यों करें। यहां पर टेलर कहते हैं कि आप डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम को लागू कीजिए कि जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, पर पीस पे पेमेंट करिए। क्या, पेमेंट एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर विद डिफरेंट रेट्स। अगर एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से ऑन टाइम ऑन बजट आपने काम को पूरा किया, आपके रेट अलग होंगे। अगर आपने टाइम पूरा किया है लेकिन वेस्टेज ज्यादा की तो आपके रेट अलग होंगे। एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के बेसिस पे डिफरेंट रेट निर्धारित करो और उसके अनुसार से पे आउट करो। तो इससे क्या होगा, जो इनएफिशिएंट है वो भी मोटिवेट होंगे कि हम उनके बराबर पेमेंट उठा सके। फिर आता है बच्चे लास्ट वन, मेंटल रेवोल्यूशन, चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट फॉर ईच अदर। आवश्यकता है लेबर के दिमाग से ये बात निकालने की कि मैनेजर तो हमारा सिर्फ खून चूसने के लिए, और मैनेजर्स के दिमाग से ये चीज निकालने की कि लेबर हरामखोर है, वह काम ही करना नहीं चाहती। इसीलिए आता है यहां पर क्या, मेंटल रेवोल्यूशन, एक दूसरे के प्रति थिंकिंग चेंज हो। अब बात करी जाए डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फियोल, वी कंपेयर टेलर एंड फियोल आर द फॉलोइंग पॉइंट कंसर्न perspective, emphasis, focus of major contribution, personality, unity of command, expansion and acceptability। इन चीजों के बेसिस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं और इसके लिए आपको बुक में चैप्टर में कंपैरिजन लिखे भी हैं, तो एक बार उनको याद करके जाइएगा बच्चा। इसी के साथ हमारा वन शॉट रिवीजन जो चैप्टर 2 का था वो कंप्लीट होता है, और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्किल में भी वीडियोस को प्रमोट करो। बच्चे याद रखो, आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाली है, हाउ यू कैन स्कोर 100 out of 100 in BST, not 99, not 98, not 94। BST में 100 में 100 आते हैं, मेरे बहुत सारे बच्चों के आए हैं और इस साल भी आएंगे। अगर आप भी वो सीक्रेट जानना चाहते हैं तो वीडियो से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। फोड़ना है इस बार BST में।